क्या आप कभी किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां बहुत भीड़ तो नहीं थी, पर हर चीज में एक गहराई, एक सुकून छुपा था। जैसे किसी पहाड़ी शहर की सुबह, जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों से टकरा रही होती हैं, या किसी शांत गांव की दोपहर जहां पत्तों की सरसराहट ही सबसे बड़ा संगीत लगती है। ठीक वैसे ही हिंदी ऑडियो बुक चैनल है, शब्दों की वो शांत जगह जहां शोर नहीं होता, लेकिन हर बात दिल तक पहुंचती है। हम इस चैनल पर आपको सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको आपकी खुद की जिंदगी से मिलवाते हैं। आपके अपने शहर की गलियों से जुड़ी यादें, उस पार्क की बेंच जहां आप अकेले बैठकर कुछ सोचते थे, वो रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां जहां आप किसी किताब के पन्ने पलटते हुए ट्रेन का इंतजार करते थे। हम इन्हीं लम्हों को आवाज देते हैं, चाहे आप जयपुर की गर्मी में हो, भोपाल की झीलों के पास, पंजाब के खेतों में बैठकर सुन रहे हों, या फिर असम की हरियाली में चाय की चुस्की लेते हुए। हम हर उस इंसान से जुड़ना चाहते हैं जो सोचता है, महसूस करता है और समझता है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल उन सब लोगों के लिए है जो सिर्फ जानकारी नहीं, एहसास भी पाना चाहते हैं। हम हर किताब की आत्मा पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसे सिर्फ सुने नहीं, जी भी सकें। यही वजह है कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूजन केन की वो किताब जिसने पूरी दुनिया को बताया कि शांति कमजोरी नहीं होती, बल्कि वो गहराई है जो बहुत कम लोगों को आती है। क्वाइट। ये किताब उन लोगों की आवाज है जो तेज नहीं बोलते, पर गहराई से सोचते हैं, जो पार्टी में सबसे जोर से हंसते नहीं, पर अकेले में दुनिया की सबसे मजबूत बातें सोचते हैं। ये उन इंट्रोवर्ट्स की कहानी है जिन्हें अक्सर ये कहा गया कि थोड़ा खुलकर बोलो, थोड़ा एक्टिव बनो, भीड़ का हिस्सा बनो, जबकि असल में उनकी ताकत ही उनकी अलग सोच में छुपी थी। सूजन केन ने इस किताब में दिखाया है कि कैसे इंट्रोवर्ट्स समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं, बिना ज्यादा बोले, बिना मंच पर चढ़े, बिना नारे लगाए। उनके पास गहराई है, फोकस है और वो शांति है जो तूफान से भी ज्यादा असरदार होती है। तो चलिए आज इस सफर की शुरुआत करते हैं। अपने कानों में सिर्फ आवाज नहीं, एक समझ, एक अपनापन और एक सम्मान लेकर। हम आपको सिर्फ क्वाइट किताब नहीं सुनाएंगे, हम आपको महसूस कराएंगे कि आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं, बस थोड़े खास हैं। चैप्टर 1, द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ टेम्परामेंट। सूजन केन इस चैप्टर की शुरुआत एक असली और भावनात्मक कहानी से करती है। हार्वर्ड लॉ स्कूल की एक इंट्रोवर्ट लड़की रोज की कहानी से, जो पढ़ाई में तो तेज थी लेकिन क्लास में बहुत शांत रहती थी। रोज को यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि हर समय बोलना, हर बात में भाग लेना और सबके सामने खुद को दिखाना क्या वाकई जरूरी है। क्लास में प्रोफेसर और दूसरे छात्र उस पर दबाव डालते हैं कि वो ज्यादा बोलने की कोशिश करे और उसे इस बात के लिए कमतर समझते हैं कि वो उतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। यही से केन एक बड़ी बात की तरफ इशारा करती है। हमारा समाज उस इंसान को ज्यादा सराहता है जो बाहर से एक्टिव, सोशल और चार्मिंग दिखे, बजाय उस इंसान के जो अंदर से गहराई से सोचता है। इस चैप्टर में सूजन केन उस विचारधारा की चर्चा करती हैं जिसे वो एक्सट्रोवर्ट आइडियल कहती हैं, यानी एक ऐसा सामाजिक आदर्श जो मानता है कि सफल और खुशहाल बनने के लिए इंसान को बोल्ड, कॉन्फिडेंट और मिलनसार होना चाहिए। केन बताती हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में एक बड़ा बदलाव आया, जहां व्यक्तित्व, पर्सनालिटी ने चरित्र, कैरेक्टर की जगह ली। पहले जहां ईमानदारी, जिम्मेदारी और आत्म अनुशासन को सफलता की कुंजी माना जाता था, अब वहां आकर्षण, आत्म प्रस्तुति और करिश्मे को ज्यादा महत्व मिलने लगा। इसी सोच ने एक्सट्रोवर्ट्स को एक सामाजिक आदर्श बना दिया और इंट्रोवर्ट्स को अक्सर कमजोर, शर्मीले या बेचारे की नजर से देखा जाने लगा। केन ये भी समझाती हैं कि कैसे ये बदलाव सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, बल्कि स्कूलों, ऑफिसों और लीडरशिप के मॉडल्स तक में फैला हुआ है। आज के समय में बच्चों से लेकर कर्मचारियों तक को टीम वर्क, ग्रुप डिस्कशन और पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर होना सिखाया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उन लोगों की आंतरिक शक्ति को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो चुपचाप गहराई से सोचते हैं, जो बेहतर सुन सकते हैं, जो बिना कहे बहुत कुछ समझ लेते हैं। इस चैप्टर में केन
एक और दिलचस्प पहलू को सामने लाती है, वो है संस्कृति का असर। केन बताती हैं कि पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका में जहां एक्सट्रोवर्ट होना आदर्श है, वहीं एशियाई देशों में जैसे कि जापान, चीन या भारत में शांत, सोचने वाले और विनम्र लोगों को भी सम्मान मिलता है। वहां इंट्रोवर्ट गुणों को समझा और सराहा जाता है, जबकि पश्चिमी संस्कृति में उन्हें अक्सर बदलने की सलाह दी जाती है। सूजन केन का ये चैप्टर इंट्रोवर्ट्स को एक नई नजर से देखना सिखाता है। वो कहती हैं कि इंट्रोवर्ट्स में वही ताकत होती है जो गहरे समुद्र में होती है, ऊपर से शांत लेकिन भीतर से विशाल और गूंजती हुई। रोज की कहानी के जरिए केन ये समझाती हैं कि इंट्रोवर्ट होना कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की सुंदरता है, एक गहराई है जो भीड़ की चहल पहल से अलग है। केन ये बताती हैं कि अगर समाज के नियम एक्सट्रोवर्ट्स के हिसाब से बने हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट्स कमतर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें अपने तरीके से उस दुनिया में अपनी जगह बनानी है। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ कैरिज्मेटिक लीडरशिप। सूजन केन इस चैप्टर में उस झूठे यकीन की परतें खोलती हैं जो लीडरशिप को करिश्मे से जोड़ता है। आज के समय में एक आम धारणा बन चुकी है कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो ऊर्जावान, जोर से बोलने वाला, भीड़ को झकझोर देने वाला और हर वक्त सबकी नजरों में रहने वाला हो। चाहे स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट हों, कॉरपोरेट वर्ल्ड की मीटिंग्स या फिर पॉलिटिकल कैंपेन, हर जगह हमसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर हमें नेतृत्व करना है तो हमें एक करिश्माई इंसान बनना होगा। केन इस सोच को चुनौती देती है और कहती हैं कि असल लीडरशिप की जड़ें गहराई, संवेदनशीलता और शांत अवलोकन में होती हैं, न कि सिर्फ ऊंची आवाज या चमक धमक में। चैप्टर में केन एक दिलचस्प उदाहरण देती है टोनी रॉबिन्स नाम के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर का, जिनकी सेमिनार्स में लोग चिल्लाते हैं, दौड़ते हैं और हाथ उठाकर यस चिल्लाते हैं। केन खुद इस तरह की एक वर्कशॉप में शामिल होती हैं और महसूस करती हैं कि ये सब कुछ उनके स्वभाव से कितना विपरीत है। वो सोचती हैं कि क्या हर इंसान को इतना ऊर्जावान और ऊंची आवाज वाला बनना जरूरी है? क्या जो शांति से सोचता है, सवालों को धीरे धीरे पकड़ता है और भीड़ में सबसे पीछे बैठा होता है, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता? केन वैज्ञानिक शोधों का हवाला देती है जो ये दिखाते हैं कि इंट्रोवर्ट लीडर्स अक्सर टीम के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे दूसरों को सुनते हैं, आत्ममंथन करते हैं और अपने फैसले गहराई से सोच कर लेते हैं। वो कर्मचारियों को खुद सोचने और काम करने की जगह देते हैं, उन्हें माइक्रो मैनेज नहीं करते और जरूरत से ज्यादा शो नहीं करते। एक उदाहरण के तौर पर केन वॉरेन बफेट का नाम लेती है, जो बेहद शांत, विनम्र और सोच विचार से भरे हुए लीडर माने जाते हैं। उन्होंने कभी भी मंच पर खड़े होकर भाषणों से लोगों को प्रभावित नहीं किया, लेकिन अपने फैसलों, अपने नैतिक मूल्यों और दूरदृष्टि से लाखों लोगों को लीड किया। केन बताती हैं कि करिश्मा एक लीडर के लिए जरूरी नहीं, बल्कि कभी-कभी ये लोगों को भ्रमित भी कर सकता है। जो लीडर सिर्फ बोलने में माहिर होते हैं, जरूरी नहीं कि वे फैसले लेने में भी उतने ही अच्छे हों। वहीं जो लीडर चुपचाप सोचते हैं, दूसरों की बातों को जगह देते हैं और खुद को प्रमोट करने से ज्यादा टीम की उन्नति में यकीन रखते हैं, वो ज्यादा स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। इस चैप्टर में केन कुछ प्रयोगों और आंकड़ों की भी चर्चा करती है, जैसे कि एक रिसर्च जिसमें पाया गया कि जब इंट्रोवर्ट मैनेजर्स को प्रोएक्टिव कर्मचारी मिलते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि ऐसे मैनेजर्स कर्मचारियों के आइडिया सुनने को तैयार रहते हैं, बजाय खुद के आइडिया थोपने के। अंत में केन इस मिथक को तोड़ती हैं कि एक सफल लीडर वही होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है। वो कहती हैं कि असल नेतृत्व चुपचाप सोचने, सुनने, गहराई से समझने और दूसरों को सशक्त करने से आता है। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप ऊंची आवाज में बोलें। आपका सच्चा स्वभाव, आपकी ईमानदारी और आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह चैप्टर उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो भीड़ से अलग हैं, लेकिन नेतृत्व की भावना अपने भीतर गहराई से रखते हैं। सूजन केन हमें भरोसा दिलाती हैं कि दुनिया को बदलने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चाई से जीने की जरूरत है। चैप्टर 3, When Collaboration Kills Creativity।
इस चैप्टर में सूजन केन उस आधुनिक कार्य संस्कृति की गहराई से पड़ताल करती हैं जिसमें हर समस्या का हल टीम वर्क, ओपन ऑफिस और ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग को माना जाता है। आज की दुनिया में काम करने का जो सबसे प्रचलित मॉडल बन चुका है वो है कि सब कुछ एक साथ मिलकर किया जाए, हर कोई हर समय जुड़ा रहे और साइलेंस को सुस्ती समझा जाए। लेकिन केन इस सोच को चुनौती देती हैं। वो बताती हैं कि कुछ सबसे बेहतरीन आइडियाज अकेलेपन में जन्म लेते हैं, उस एकांत में जहां इंसान बिना रुकावट के सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और गहराई से अपने विचारों को आकार दे सकता है। काइन दिखाती हैं कि ओपन प्लान ऑफिस स्पेस, जो कि आजकल की कॉरपोरेट दुनिया की पहचान बन चुके हैं, किस तरह इंट्रोवर्ट लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ऐसे वातावरण में लगातार बातचीत, ध्यान भटकाने वाली आवाजें और निजता की कमी गहरी सोच और रचनात्मकता के लिए बाधा बन जाती हैं। केन कहती हैं कि अकेले बैठकर काम करने वाले व्यक्ति को कम सहयोगी या टीम का हिस्सा नहीं मान लेना गलत है, क्योंकि सहयोग का मतलब हर समय बातचीत करना नहीं होता, बल्कि समय समय पर विचार साझा करना होता है, वो भी तब जब वो विचार पक चुके हों। इस चैप्टर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शोध का जिक्र किया गया है जिसमें पाया गया कि जब लोग अकेले विचार करते हैं तो उनकी सोच ज्यादा मौलिक और गहरी होती है। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान कई बार लोग खुद को पीछे खींच लेते हैं, अपनी बात कहने से डरते हैं या सिर्फ ग्रुप में फिट होने के लिए सहमति जता देते हैं। इसे ग्रुप थिंक कहा जाता है, यानी समूह की सोच में व्यक्ति की स्वतंत्र सोच दब जाती है। केन इस बात पर भी जोर देती हैं कि कई महान वैज्ञानिक और कलाकार जैसे स्टीव वॉजनियक, जो एप्पल के को फाउंडर रहे हैं, ने अपने सबसे रचनात्मक कार्य अकेले किए। वॉजनियक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर अपने अकेलेपन में डिजाइन किया था, जहां उन्हें किसी की दखल नहीं थी और उनका दिमाग पूरी तरह स्वतंत्र था। केन कहती हैं कि टीम वर्क जरूरी है, लेकिन हर समय साथ होना रचनात्मकता को मार सकता है। इस चैप्टर में केन ने एक बेहद महत्वपूर्ण संतुलन की बात की है, सहयोग और निजता के बीच। उन्होंने बताया कि किसी भी संगठन को ऐसी संरचना बनानी चाहिए जहां लोग अपनी सोच के लिए जगह पा सकें और फिर जब वो तैयार हों तो दूसरों के साथ उसे साझा कर सकें। केन ने सुझाव दिया कि ऑफिस में ऐसे कोने होने चाहिए जो एकांत कार्य के लिए हों, साथ ही साथ सहयोगात्मक स्पेस भी हों, ताकि दोनों जरूरतों को संतुलित किया जा सके। चैप्टर का सार यही है कि हर इंसान की काम करने की शैली अलग होती है और समाज को ये समझने की जरूरत है कि एकांत कोई कमी नहीं, बल्कि कई बार सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति होती है। सूजन केन हमें याद दिलाती हैं कि अकेलापन अगर चुना हुआ हो तो वो कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है और कई बार वहीं से दुनिया बदलने वाले आइडियाज जन्म लेते हैं। चैप्टर 4, इज टेम्परामेंट डेस्टिनी। इस चैप्टर में सूजन केन उस गहरे सवाल का सामना करती हैं जो हर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट इंसान के मन में कभी न कभी आता है। क्या हमारा स्वभाव यानी हमारा टेम्परामेंट पहले से तय होता है? क्या हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे या हम खुद को बदल सकते हैं? केन इस अध्याय में विज्ञान, मनोविज्ञान और अनुभवों के जरिए ये समझाने की कोशिश करती हैं कि हमारा टेम्परामेंट जन्मजात जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल नहीं सकते। केन चैप्टर की शुरुआत मशहूर रिसर्चर जेरोम केगन के एक प्रयोग से करती है। केगन ने नवजात शिशुओं पर एक लंबा अध्ययन किया जिसमें उन्होंने ये पाया कि कुछ बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, छोटे छोटे शोर, रोशनी या हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जबकि कुछ बच्चे शांत रहते हैं, नए वातावरण में सहज रहते हैं। केगन ने इन्हें हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव टेम्परामेंट कहा। केन बताती हैं कि हाई रिएक्टिव बच्चे आमतौर पर बड़े होकर इंट्रोवर्ट बनते हैं क्योंकि उनका दिमाग और नर्वस सिस्टम बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति तेज प्रतिक्रिया करता है। वहीं लो रिएक्टिव बच्चे एक्सट्रोवर्ट बनने की संभावना रखते हैं क्योंकि वे बाहरी वातावरण से ज्यादा सहजता से निपट लेते हैं। लेकिन केन यहीं रुकती नहीं। वो यह भी बताती हैं कि भले ही कोई बच्चा हाई रिएक्टिव स्वभाव का हो, उसका भविष्य इस पर निर्भर नहीं करता कि वो कैसा जन्मा, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। अगर उसे समझ,
सहानुभूति और समर्थन मिला तो वो बच्चा अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत में बदल सकता है। केन इसे प्राकृतिक प्रवृत्ति और पोषण यानी नेचर एंड नर्चर का संतुलन कहती हैं। केन आगे चलकर यह भी स्पष्ट करती हैं कि हमारा टेम्परामेंट स्थायी जरूर होता है, लेकिन हम अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। इसे वो फ्री ट्रेड थियरी के जरिए समझाती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक ब्रायन लिटिल ने प्रस्तुत किया था। इस थ्योरी के अनुसार हम अपने गहरे स्वभाव के विपरीत भी व्यवहार कर सकते हैं, अगर उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य या प्यार जुड़ा हो। उदाहरण के लिए, कोई इंट्रोवर्ट इंसान जो स्टेज पर बोलने से डरता है, अगर उसे लगता है कि उसका मैसेज किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो वह खुद को मजबूती से तैयार करके मंच पर जा सकता है। केन ये भी कहती हैं कि जब हम अपने स्वभाव के खिलाफ जाकर लंबे समय तक व्यवहार करते हैं, तो वो थकावट और स्ट्रेस का कारण बन सकता है। इसलिए संतुलन जरूरी है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारी आंतरिक प्रकृति क्या है और किस हद तक हम बाहर की दुनिया से तालमेल बैठा सकते हैं। अगर हम एक इंट्रोवर्ट हैं, तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा भीड़ से बचें, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमें अपनी ऊर्जा रिचार्ज करने के लिए अकेले समय की जरूरत है। इस चैप्टर में केन टेम्परामेंट को एक स्थायी लेकिन लचीली चीज के रूप में प्रस्तुत करती है, जो हमारे जीवन की शुरुआत में हमारी राह तय करता है, लेकिन हमारे चुनाव, परवरिश और समझदारी से उसका असर बदला जा सकता है। वो हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने स्वभाव को समझें, उसे अपनाएं और जरूरत पड़ने पर खुद को हल्के तरीके से ढालें, तो हम न सिर्फ ज्यादा प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं, बल्कि ज्यादा संतुलित और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, हमारे भीतर जो स्वभाव है वो हमारी कहानी की शुरुआत है, लेकिन उस कहानी का अंत हम खुद लिखते हैं। हमारी संवेदनशीलता, हमारी गहराई, हमारी सोच, ये सब हमारी ताकत हैं, अगर हम उन्हें समझदारी से अपनाएं। केन हमें एक नई समझ देती है कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मस्वीकृति की यात्रा है। चैप्टर 5 बियॉन्ड टेम्परामेंट। इस चैप्टर में सूजन केन हमें टेम्परामेंट की सीमाओं से बाहर ले जाती है। जहां पहले के चैप्टर्स इस बात पर केंद्रित थे कि हमारा स्वभाव, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, हमारी सोच, व्यवहार और दुनिया के साथ हमारे रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है, वहीं इस चैप्टर में केन दिखाती हैं कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण सिर्फ टेम्परामेंट से नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन के अनुभव, हमारे मूल्य, वैल्यूज और हमारे उद्देश्य, पर्सनल गोल्स भी हमारे व्यवहार की दिशा तय करते हैं। केन बताती हैं कि हमारा स्वभाव हमें एक शुरुआती दिशा जरूर देता है, लेकिन वह हमारी पूरी कहानी नहीं है। चैप्टर की शुरुआत केन एक दिलचस्प अवधारणा से करती है, जिसे मनोवैज्ञानिक ब्रायन लिटिल ने फ्री ट्रेड थियोरी के रूप में विकसित किया था। इस थ्योरी के अनुसार हम सभी के भीतर कुछ स्थायी लक्षण होते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट प्रवृत्ति, लेकिन जब हमें किसी मकसद, जुनून या प्यार के लिए किसी खास भूमिका में आना होता है, तब हम अपने स्वभाव के विपरीत भी व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंट्रोवर्ट टीचर क्लासरूम में बहुत एनर्जेटिक और ओपन बन सकता है, क्योंकि उसका मकसद बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। केन इसे व्यक्तित्व का लचीलापन कहती हैं। हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम अपने मूल स्वभाव को बनाए रखते हुए परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। केन इस चैप्टर में अपने एक जानने वाले प्रोफेसर की कहानी बताती हैं, जो गहराई से इंट्रोवर्ट थे, लेकिन जब भी उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता, वो मंच पर आकर इतने जिंदा दिल और करिश्माई बन जाते कि कोई यह मान ही नहीं सकता था कि वो असल में शांत स्वभाव के हैं। लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होती, वो थक कर एकांत में लौट जाते। केन समझाती हैं कि ऐसे व्यवहार को समझने के लिए हमें किसी के स्वभाव और उनके द्वारा चुने गए कोर पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बीच संबंध को देखना होगा, यानी वो चीजें जो किसी व्यक्ति के लिए जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जब हम किसी ऐसी चीज के लिए प्रयास करते हैं जो हमें गहराई से प्रेरित करती है, तो हम अपने स्वभाव से परे जाकर असाधारण काम कर सकते हैं। केन यह भी बताती हैं कि ये व्यवहार तभी टिकाऊ बनता है जब हम अपने मूल स्वभाव का सम्मान करना न भूलें।
अगर कोई इंट्रोवर्ट लगातार खुद को एक्सट्रोवर्ट की तरह पेश करता है, बिना खुद को शांत समय और रिकवरी का अवसर दिए, तो उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो सकती है। केन इसे पर्सनल ट्रेनिंग प्लान की तरह देखती है, यानी आपको अपने जीवन में उस संतुलन को बनाना होगा जिसमें आप कभी कभी एक्सट्रोवर्ट बनकर बाहर जाएं, लेकिन उसके बाद खुद को दोबारा रिचार्ज करने के लिए समय दें। इस चैप्टर में केन ने इस बात को भी जोर देकर कहा है कि समाज को यह समझने की जरूरत है कि हम हर किसी को एक जैसे सांचे में नहीं ढाल सकते। स्कूल, कॉलेज, कंपनियां, सबको ये जानने की जरूरत है कि हर इंसान की ऊर्जा का स्रोत अलग होता है। किसी को ऊर्जा लोगों से बातचीत करके मिलती है, तो किसी को शांति और एकांत में खुद से जुड़कर। केन चाहती हैं कि समाज एक ऐसा स्पेस बनाए जहां लोग अपने स्वभाव के अनुरूप जी सकें, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने मिशन के लिए उससे बाहर भी निकल सकें, बिना ग्लानि या थकावट के। इस चैप्टर का सार यही है, हमारा टेम्परामेंट हमारी पहचान की एक बुनियाद है, लेकिन हम उससे बंधे हुए नहीं हैं। हमारे मूल्य, हमारा मकसद और हमारी खुद को समझने की क्षमता हमें टेम्परामेंट की सीमाओं से ऊपर उठने में मदद देती है। सूजन केन हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम अपनी प्रकृति को अपनाकर और सही कारणों से सीमाओं को लांघकर एक संतुलित और प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 6 फ्रैंकलिन वॉज अ पॉलिटिशियन बट एलेनोर स्पोक आउट ऑफ कॉन्शियंस। इस चैप्टर में सूजन केन हमें दो ऐतिहासिक और प्रेरक व्यक्तित्वों, बेंजामिन फ्रैंकलिन और एलेनोर रूजवेल्ट की जिंदगी के जरिए यह दिखाने की कोशिश करती है कि समाज किस तरह एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट व्यक्तित्वों को अलग नजरों से देखता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक करिश्माई, आकर्षक और चतुर राजनेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने लोगों को प्रभावित करने में महारत हासिल की थी, जबकि एलेनोर रूजवेल्ट एक शांत, संवेदनशील और विचारशील महिला थीं, जो धीरे धीरे बोलती थीं, लेकिन जब भी बोलती थीं, उनकी बातें दिल से निकलती थीं और सीधे लोगों की आत्मा को छू जाती थीं। केन बताती हैं कि फ्रैंकलिन का व्यक्तित्व उस एक्सट्रोवर्ट आइडियल का उदाहरण था जिसे आधुनिक अमेरिकी संस्कृति आदर्श मानती है। वो सामाजिक थे, अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते थे और लोगों के बीच रहना पसंद करते थे। फ्रैंकलिन ने अपने व्यक्तित्व को खुद तराशा था। उन्होंने एक पब्लिक इमेज बनाई जो लोगों को आकर्षित करती थी। उन्होंने यह समझ लिया था कि प्रभावशाली बनने के लिए केवल विचार नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने की कला भी आनी चाहिए। इसके विपरीत एलेनोर रूजवेल्ट का व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट था। वो शर्मीली थीं, भीड़ में सहज महसूस नहीं करती थीं और उनकी आवाज भी धीमी थी। लेकिन केन ये दिखाती हैं कि एलेनोर का यही शांत स्वभाव उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। वो सच्चे दिल से बोलती थीं और इसीलिए उनकी बातें बनावटी नहीं लगती थीं। उन्होंने अपने जीवन में उन मुद्दों पर आवाज उठाई जो उस समय अनकहे रह जाते थे, नारी अधिकारों से लेकर नस्लीय भेदभाव तक। एलेनोर ने भीड़ को हिला देने वाले भाषण भले ही ना दिए हों, लेकिन उन्होंने जो कहा वह बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक असर करता था। केन एलेनोर की जिंदगी के कई उदाहरणों का हवाला देती है, जिनमें वो दिखाती हैं कि कैसे एलेनोर ने अपने डर और झिझक को पार कर अपने अंतरात्मा की आवाज के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। एलेनोर अक्सर मंच पर बोलने से पहले घबराती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने डर को अपने कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने दिया। केन इसे एक मौन साहस कहती हैं, एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो शोर से नहीं, सच्चाई से आती है। चैप्टर में केन इस बात पर जोर देती हैं कि समाज को यह समझना होगा कि नेतृत्व के अलग अलग रंग होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे एक्सट्रोवर्ट लीडर्स जहां उत्साह और नेटवर्किंग के जरिए असर डालते हैं, वहीं एलेनोर रूजवेल्ट जैसे इंट्रोवर्ट लीडर्स दिल की गहराई से जुड़ते हैं और परिवर्तन की नींव रखते हैं। दोनों की जरूरत है और दोनों अपने अपने तरीके से समाज को दिशा देते हैं। केन यह भी कहती हैं कि हमें एलेनोर जैसे लीडर्स की कहानियां ज्यादा सुनानी चाहिए, क्योंकि वो उन लाखों लोगों को उम्मीद देती हैं जो शांत हैं, सोचते हैं, डरते हैं, लेकिन भीतर से कुछ बदलना चाहते हैं। एलेनोर की तरह हर इंट्रोवर्ट इंसान अगर अपने डर को समझकर उसे पार कर सके तो वह समाज में बड़ी भूमिका निभा सकता है, बिना अपना स्वभाव बदले। इस चैप्टर का सार
यही है एक सच्चे लीडर की पहचान, उसकी आवाज की तेजी से नहीं बल्कि उसके दिल की सच्चाई से होती है। फ्रैंकलिन और एलेनोर दोनों ने लीडरशिप की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ीं। सूजन केन एलेनोर की कहानी के जरिए हमें ये यकीन दिलाती है कि इंट्रोवर्ट लीडर्स भी उतने ही असरदार होते हैं, अगर उन्हें अपने स्वभाव को अपनाने और अपनी अंतरात्मा से बोलने का अवसर मिले। चैप्टर 7 Why did Wall Street crash and Warren Buffett prosper? इस चैप्टर में सूजन केन दो अलग अलग सोचने वाले लोगों की कहानियों को सामने रखती हैं। एक तरफ वो लोग जो 2008 की वॉल स्ट्रीट क्रैश जैसी घटनाओं के पीछे थे, और दूसरी तरफ वॉरेन बफेट जैसे लोग जिन्होंने शांति और गहराई से सोचते हुए उस संकट से उबरने का रास्ता निकाला। केन यहां यह सवाल उठाती हैं कि क्या एक्सट्रोवर्ट स्वभाव वाले लोग ज्यादा जोखिम लेते हैं और क्या इंट्रोवर्ट सोच वाले लोग ज्यादा स्थिरता लाते हैं। चैप्टर की शुरुआत केन इस बात से करती हैं कि फाइनेंस और कॉरपोरेट वर्ल्ड में अक्सर उन लोगों को बढ़ावा मिलता है जो बहुत आत्मविश्वासी, तेज बोलने वाले और हर समय निर्णय लेने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। इन लोगों को तेज गति से फैसले लेने की क्षमता के लिए सराहा जाता है, लेकिन केन बताती हैं कि जब ऐसे फैसले बिना गहराई से सोचे लिए जाते हैं तब वे बड़े स्तर पर नुकसान कर सकते हैं, जैसे कि वॉल स्ट्रीट का क्रैश। केन ने रिसर्च और रिपोर्ट्स के जरिए यह बताया कि कैसे क्रैश से पहले कई बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने बहुत ऊंचे ऊंचे दावे किए, बिना संभावित जोखिमों का विश्लेषण किए। उनकी तेज तर्रार सोच, आत्ममुग्धता और दूसरों की सलाह न सुनने की आदत ने पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था को अस्थिर कर दिया। केन कहती हैं कि ये वे लोग थे जो हर समय एक्टिव दिखना चाहते थे, जो शांत बैठकर चीजों को गहराई से सोचने में भरोसा नहीं रखते थे। इसके ठीक उलट केन वॉरेन बफेट का उदाहरण देती हैं, एक शुद्ध इंट्रोवर्ट जो अपनी फाइनेंशियल रणनीतियों में बेहद धैर्यवान, शांत और विवेकशील माने जाते हैं। बफेट उन गिने चुने निवेशकों में से हैं जो भीड़ के उलट सोचते हैं। केन बताती हैं कि बफेट भीड़ का हिस्सा बनने में विश्वास नहीं रखते। वे दूसरों के उत्साह या डर के आधार पर फैसले नहीं लेते, बल्कि हर कदम सोच समझकर बढ़ाते हैं। जब बाकी लोग महंगे स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं, बफेट पीछे हट जाते हैं। जब सब बेचने लगते हैं, बफेट खरीदना शुरू करते हैं। केन इसे इंट्रोवर्ट सोच का चमत्कार कहती हैं, जहां हर फैसला धैर्य, विश्लेषण और तटस्थता से लिया जाता है, न कि दिखावे और आत्मविश्वास के उन्माद में। बफेट खुद मानते हैं कि उन्हें अकेले रहना पसंद है और सबसे अच्छे निवेश निर्णय उन्होंने गहरी सोच और लंबे समय तक पढ़ने के बाद लिए हैं। केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर ओवर कॉन्फिडेंस बायस से बच जाते हैं, यानी वे अपने फैसलों को लेकर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं होते, बल्कि अपनी सीमाओं को समझते हैं और दूसरों की राय सुनने के लिए खुले रहते हैं। इस चैप्टर में केन यह भी कहती हैं कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में चयन की जो प्रक्रिया है वो अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स के पक्ष में होती है। कंपनियां इंटरव्यू में उन्हीं लोगों को चुनती हैं जो आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दें, चाहे उनके पास गहराई से सोचने की आदत हो या ना हो। केन इस सिस्टम को बदलने की जरूरत बताती हैं। वो कहती हैं कि हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो सुने, सोचें, जोखिमों को समझें और फिर निर्णय लें, ना कि केवल तेज बोलकर दूसरों को प्रभावित करने की कला से नेतृत्व करें। चैप्टर के अंत में केन यह स्पष्ट करती है कि असली बुद्धिमत्ता और स्थिरता उस व्यक्ति में होती है जो शांति से चीजों को समझता है और दूसरों के शोर में बहने की बजाय अपनी सोच के साथ खड़ा रहता है। केन वॉरेन बफेट के जरिए हमें यह दिखाती हैं कि इंट्रोवर्ट लीडर्स, चाहे वो बिजनेस में हों या जीवन में, समाज को स्थिरता, विवेक और संतुलन देने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, हर बार तेज बोलने वाला ही सही नहीं होता। जो इंसान शांत रहकर भी गहरी सोच रखता है वही असली दूरदर्शी होता है। सूजन केन हमें वॉरेन बफेट की मिसाल से सिखाती है कि समझदारी का मतलब भीड़ में सबसे ऊंची आवाज होना नहीं, बल्कि सबसे शांत सोच रखना है। चैप्टर 8 सॉफ्ट पावर। इस चैप्टर में सूजन केन उस ताकत के बारे में बात करती हैं जो दिखती नहीं,
लेकिन भीतर से बहुत प्रभावशाली होती है। इसे वह कहती हैं सॉफ्ट पावर, यानी कोमल ताकत। केन इस शब्द के जरिए इंट्रोवर्ट्स की उस क्षमता की बात करती हैं जो शांति, संवेदनशीलता और सहानुभूति के माध्यम से दुनिया में बदलाव ला सकती है। वो यह दिखाती हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ तेज बोलना, स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना या भीड़ को जोश में भर देना नहीं होता, बल्कि सच्चा नेतृत्व उस व्यक्ति के अंदर होता है जो दूसरों को सुनता है, समझता है और गहराई से सोचता है। केन इस चैप्टर की शुरुआत डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की पत्नी कोरेटा स्कॉट किंग की कहानी से करती हैं, जो बेहद शांत स्वभाव की थीं। उन्होंने कभी मंच पर खड़े होकर क्रांतिकारी भाषण नहीं दिए, लेकिन उन्होंने अपने पति के विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाया, पीड़ितों के बीच रहकर काम किया और समानता की लड़ाई को एक नर्म लेकिन प्रभावशाली दिशा दी। केन कोरेटा की मिसाल देकर बताती हैं कि कोमलता, करुणा और संवेदनशीलता भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है जो बिना शोर किए लोगों के दिल बदल सकती है। केन इस बात को विस्तार से समझाती हैं कि इंट्रोवर्ट्स में सॉफ्ट पावर क्यों स्वाभाविक रूप से होती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अधिकतर समय सुनते हैं, विचार करते हैं और बोलने से पहले सोचते हैं। उनकी बातें लोगों को गहराई से छू जाती हैं। उनके शब्दों में शोर नहीं होता, लेकिन सच्चाई होती है। उनकी मौजूदगी से माहौल में संतुलन आता है। वे बहुत जल्दी दूसरों की भावनाओं को पहचान लेते हैं और बिना जोर जबरदस्ती के अपनी उपस्थिति से एक शांत ऊर्जा फैलाते हैं। इस चैप्टर में केन ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां सॉफ्ट पावर ने बड़ा परिवर्तन किया। एक इंटरव्यू में केन ने रोजा पार्क्स की बात की, अमेरिका की एक शांत महिला जिसने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ खामोशी से खड़े होकर एक पूरी सिविल राइट्स मूवमेंट को जन्म दे दिया। पार्क्स ने नारे नहीं लगाए, भाषण नहीं दिए, बस एक बस सीट पर बैठकर यह कह दिया कि अब बहुत हो गया, और उनका यही शांत विरोध इतिहास बन गया। केन इस उदाहरण से यह दिखाती हैं कि इंट्रोवर्ट्स में वह स्थिरता होती है जो समाज में क्रांति ला सकती है, बिना किसी शोर शराबे के। केन यह भी बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स को अक्सर यह महसूस कराया जाता है कि उन्हें खुद को बोल्ड और पावरफुल दिखाने की जरूरत है, जबकि असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आंतरिक गहराई होती है। वो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, टकराव की जगह समाधान खोज सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर स्थिति को संभाल सकते हैं। केन इस नजरिए को बदलने की अपील करती हैं कि लीडरशिप और ताकत का मतलब सिर्फ तेज बोलना या खुद को प्रोजेक्ट करना नहीं है, बल्कि सच्चा नेतृत्व वहां होता है जहां विनम्रता, करुणा और स्पष्ट सोच एक साथ चलती हैं। इस चैप्टर में केन एक बेहद मानवीय अपील करती है कि हमें समाज में क्वाइट लीडर्स की जरूरत है, ऐसे लोग जो बदलाव के लिए जोर नहीं लगाते, लेकिन जिनकी उपस्थिति ही एक स्थिरता और भरोसे की भावना देती है। वो कहती हैं कि घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में और सरकारों में हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो दिल से सोचते हैं, दूसरों को जगह देते हैं और अपनी शांति से बदलाव लाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि जो लोग बाहर से शांत होते हैं वो भीतर से अक्सर बहुत मजबूत होते हैं। सूजन केन हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि सॉफ्ट पावर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा सामर्थ्य है जो बिना शोर किए बहुत गहरी छाप छोड़ सकता है। यह ताकत बहती नदी की तरह होती है, शांत मगर चट्टानों को भी बदल देने की क्षमता रखती है। चैप्टर 9, When should you act more extroverted than you really are? इस चैप्टर में सूजन केन एक बेहद जरूरी सवाल पर चर्चा करती हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, तो क्या आपको हर समय अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, या क्या कभी कभी आपको एक्सट्रोवर्ट की तरह दिखना या बनना भी जरूरी होता है? केन इस अध्याय में यह स्पष्ट करती हैं कि किसी खास मकसद, मिशन या जिम्मेदारी के लिए एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी एक्सट्रोवर्ट की तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन ये तभी तक फायदेमंद है जब तक आप अपने मूल स्वभाव का सम्मान करते रहें और संतुलन बनाए रखें। केन इस चैप्टर में मनोवैज्ञानिक ब्रायन लिटिल की फ्री ट्रेट थ्योरी को और गहराई से समझाती हैं। यह थ्योरी कहती है कि हम सभी अपने भीतर कुछ स्थायी गुण लेकर पैदा होते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्शन या एक्सट्रोवर्शन।
लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज के लिए काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, जैसे कोई पर्सनल मिशन, किसी को प्यार या कोई गहरा उद्देश्य, तो हम अपने मूल स्वभाव के विपरीत जाकर भी व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक इंट्रोवर्ट टीचर अपने छात्रों को अच्छा पढ़ाने के लिए क्लास में बहुत एनर्जेटिक और खुले स्वभाव का व्यवहार कर सकता है, भले ही वो अंदर से बहुत शर्मीला हो। केन यह भी कहती हैं कि ऐसे व्यवहार को निभाना संभव है, लेकिन तभी तक जब तक हम उसके बाद अपने आप को रिचार्ज करने का समय दें। अगर हम लगातार अपने नेचुरल स्वभाव को दबाकर एक्सट्रोवर्ट की तरह ही व्यवहार करते रहें, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से थकने लगते हैं। केन इसे सेल्फ मॉनिटरिंग एग्जॉस्शन कहती हैं, यानी जब कोई व्यक्ति लगातार अपने स्वाभाविक व्यवहार को छिपाने की कोशिश करता है तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह धीरे धीरे तनाव और अवसाद में डूब सकता है। केन इस चैप्टर में अपने अनुभवों की बात करती हैं, जब उन्हें किताब के प्रमोशन के लिए पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ी। उन्होंने खुद को मजबूती से तैयार किया, डर को समझा और हर बार मंच पर जाने से पहले खुद को यह याद दिलाया कि यह काम क्यों जरूरी है, क्योंकि वो चाहती थीं कि इंट्रोवर्ट लोगों की आवाज सुनी जाए। केन ने खुद को सीमित समय के लिए एक्टिवेट किया और फिर हर इवेंट के बाद खुद को शांत समय दिया ताकि वो खुद को रिचार्ज कर सकें। केन यह भी बताती हैं कि ऐसे लोग जो लंबे समय तक लगातार जाली एक्सट्रोवर्ट की भूमिका निभाते हैं, वे धीरे धीरे अपने स्वभाव से कटने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर कोई इंट्रोवर्ट व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट की तरह व्यवहार कर रहा है तो वह इसे अपना नया चेहरा न बनाए, बल्कि एक टूल की तरह देखे जो किसी खास परिस्थिति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हर समय पहना नहीं जा सकता। इस चैप्टर में केन स्कूलों और कार्यस्थलों के लिए भी एक जरूरी संदेश देती है कि उन्हें ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां लोग अपने स्वभाव के अनुसार काम कर सकें, जहां लोगों को यह स्वतंत्रता हो कि वे कब अकेले रहना चाहते हैं, कब टीम में काम करना चाहते हैं और कब स्टेज पर जाना चाहते हैं। केन का मानना है कि जब लोगों को अपने तरीके से काम करने की इजाजत दी जाती है, तब वे सबसे ज्यादा प्रभावी और रचनात्मक बनते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद है जो आपको बुला रहा है, तो आप अस्थायी रूप से अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप कब अपनी एनर्जी खो रहे हैं और कब खुद को फिर से शांति की जरूरत है। सूजन केन हमें यह सिखाती हैं कि बहादुरी का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सबसे ऊंचा बोलें, बल्कि बहादुरी ये है कि आप जानते हो कि कब बोलना है, क्यों बोलना है और कब चुप रहकर भी असर छोड़ना है। चैप्टर 10 द कम्युनिकेशन गैप। इस आखिरी चैप्टर में सूजन केन उस खाई की बात करती है जो इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बीच संवाद में अक्सर आ जाती है। केन इसे द कम्युनिकेशन गैप यानी संवाद की खाई कहती है। वो अंतर जो सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों में होता है। केन दिखाती हैं कि ये अंतर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जिससे दोनों स्वभाव के लोग एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं और एक दूसरे की ताकतों का सम्मान करना सीख सकते हैं। केन समझाती हैं कि एक्सट्रोवर्ट्स आमतौर पर तेज प्रतिक्रिया देने वाले, खुले विचारों वाले और बातचीत में अग्रसर होते हैं। उन्हें सोचने से ज्यादा बोलने में सहजता मिलती है, जबकि इंट्रोवर्ट्स सोचने में वक्त लेते हैं। वे जवाब देने से पहले विचार करते हैं और उनकी ऊर्जा अक्सर भीतर से आती है, न कि बाहर की बातचीत से। यही वजह है कि जब दोनों स्वभाव के लोग आमने सामने होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, जीवन साथी, सहकर्मी या बॉस, तो गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। केन एक कपल की कहानी बताती हैं जहां पति एक्सट्रोवर्ट था, हमेशा बात करने के मूड में, और पत्नी इंट्रोवर्ट थी, जिसे शांति और सोचने का समय चाहिए होता था। शुरुआत में यह फर्क उन्हें दूर कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे की जरूरतों को समझा, वो करीब आने लगे। पति ने सीखा कि हर खामोशी नाराजगी नहीं होती, और पत्नी ने समझा कि खुलकर बातचीत करना प्यार जताने का तरीका हो सकता है। केन दिखाती हैं कि संवाद की इस खाई को भरने के लिए जरूरी है धैर्य,
समझ और स्वीकार्यता। केन कार्यस्थलों के उदाहरण भी देती हैं, जहां मीटिंग्स में अक्सर एक्सट्रोवर्ट्स ही बोलते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स अपने बेहतरीन विचार चुपचाप लिए बैठे रहते हैं। केन बताती हैं कि टीम लीडर्स को यह सीखना होगा कि सभी को सुनने का मौका कैसे दिया जाए। इंट्रोवर्ट्स को समय और स्थान चाहिए होता है। अगर उन्हें पहले से विषय बता दिए जाएं, तो वे मीटिंग में ज्यादा आत्मविश्वास से अपनी बात रख सकते हैं। केन कहती हैं कि संवाद की खाई तभी पाटी जा सकती है जब हम ये माने कि हर व्यक्ति का सोचने और अभिव्यक्त करने का तरीका अलग होता है और वह तरीका उतना ही मूल्यवान है। केन यह भी कहती हैं कि कई बार इंट्रोवर्ट्स को लगता है कि उन्हें ज्यादा बोलना चाहिए ताकि वे नॉर्मल दिखें, और एक्सट्रोवर्ट्स को लगता है कि अगर कोई कम बोले तो शायद वो उदास या असहयोगी है। केन हमें याद दिलाती हैं कि असल संवाद तब होता है जब दोनों पक्ष अपने स्वभाव को न बदलें, बल्कि एक दूसरे की भाषा समझें। एक इंट्रोवर्ट के लिए छोटी सी गहरी बात ज्यादा मायने रख सकती है, जबकि एक्सट्रोवर्ट के लिए बात करते रहना खुद को जोड़ने का तरीका हो सकता है। इस चैप्टर में केन कल्चर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी की संस्कृति की वकालत करती है। ऐसी संस्कृति जहां हम दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश न करें, बल्कि यह समझें कि विविधता में ही ताकत है। अगर एक एक्सट्रोवर्ट लीडर अपने इंट्रोवर्ट साथी को थोड़ा स्पेस और समय दे, और एक इंट्रोवर्ट लीडर अपने एक्सट्रोवर्ट टीममेट को खुलकर बोलने का मंच दे, तो दोनों मिलकर एक बेहतर और ज्यादा संतुलित टीम बना सकते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, हर इंसान की आवाज अलग होती है। कोई तेज बोलता है, कोई सोचकर, कोई अकेले सोचता है, कोई समूह में। सूजन केन हमें यह सिखाती हैं कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच की खाई को खत्म नहीं करना है, हमें उसे समझने की पुल बनानी है। तभी हम एक ऐसी दुनिया बना पाएंगे जहां हर आवाज, चाहे वो धीमी हो या ऊंची, सुनी जाएगी और सम्मानित होगी। आपने अभी अभी सुनी सूजन केन की अद्भुत किताब क्वाइट की समरी हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। एक ऐसी किताब जो चुप्पी की ताकत को उजागर करती है, सोचने वालों की अहमियत को रेखांकित करती है और हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अनकही शक्ति होती है, खासकर वो लोग जो ज्यादा नहीं बोलते लेकिन गहराई से महसूस करते हैं। अगर आपने कभी खुद को दूसरों की तुलना में शांत, अलग या भीतर से सोचने वाला पाया है, तो ये किताब शायद आपके ही लिए लिखी गई थी। सूजन केन ने हमारे जैसे लाखों लोगों के मन की वो बातें शब्दों में पिरो दी हैं जो अक्सर सिर्फ एहसासों तक सीमित रह जाती हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि इंट्रोवर्ट्स सिर्फ अकेले रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे समाज के संतुलनकर्ता, रचनात्मक सोच के वाहक और रिश्तों की गहराई को समझने वाले सच्चे साथी होते हैं। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हर किताब को ऐसे सुनें जैसे कोई अपना आपको अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा सुना रहा हो। हम चाहते हैं कि किताबों की आवाज आपके मन के सबसे शांत कोने तक पहुंचे और वहां कुछ ऐसा जगा दे जो आपको खुद से मिलने के लिए प्रेरित करे। हम इस चैनल को उस जगह से चला रहे हैं जो किसी मेट्रो शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि एक छोटे से सादे और सच्चे भारतीय शहर की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जहां सुबह अखबार की खड़खड़ाहट के साथ शुरू होती है और शामें छतों पर बैठकर चाय की चुस्की के साथ ढलती हैं, जहां मोहल्ले की गलियों में बच्चे आज भी गुल्ली डंडा खेलते हैं और पान की दुकान पर खड़े बुजुर्ग आज भी साहित्य और जिंदगी पर चर्चा करते हैं। यही वो शहर है जहां लोग जिंदगी को भाग दौड़ में नहीं, धड़कनों में महसूस करते हैं। और ऐसे ही शहरों से निकली कहानियां, अनुभव और विचार मिलते हैं इस चैनल को वो आत्मा जो सिर्फ आवाज नहीं, एहसास बनकर आपके दिल में उतरती है। हम चाहते हैं कि जब भी आप अकेले हों, बस की खिड़की से बाहर देखते हुए, रात को नींद से पहले बिस्तर पर लेटे हुए या किसी शांत कोने में बैठकर खुद से सवाल करते हुए, तो हमारा चैनल आपका साथी बन सके। हमारी आवाज आपको ये महसूस कराए कि आप अकेले नहीं हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो रुकना जानती हैं, सुनना जानती हैं और वो कहानियां सुनाना जानती हैं जो आपको खुद से मिलवा सकें। हिंदी ऑडियो बुक सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक सफर है आपके साथ, आपके भीतर की दुनिया तक।
तो अगर आप भी शब्दों में अपनापन ढूंढते हैं और आवाज में रिश्तों की गर्माहट महसूस करते हैं तो जुड़िए हमसे। हर किताब एक नई मुलाकात होगी, हर कहानी में कहीं ना कहीं आप होंगे। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई यात्रा के साथ। तब तक खुद से जुड़िए, शब्दों से प्यार कीजिए और खामोशी को अपनाइए, यहीं हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर।